वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। आज हम लिटरेचर की एक ऐसी पजल सॉल्व करने जा रहे हैं जो पोएट्री को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तो आज हम डाइव कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, और ये कॉन्सेप्ट हमें मिला है एक ऐसे थिंकर से जिन्होंने पोएट्री पढ़ने का हमारा तरीका ही बदल दिया। नाम है क्लिंथ ब्रुक्स और उनकी थ्योरी है पैराडॉक्स की। तो इस वीडियो में हमारा रोड मैप क्या होने वाला है? सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये क्लिंथ ब्रुक्स हैं कौन। फिर हम समझेंगे उनके कोर आर्ग्यूमेंट को कि पोइट्री की सीक्रेट लैंग्वेज आखिर है क्या। इसके बाद हम इस थ्योरी को एक्शन में देखेंगे, दो अलग अलग पोएट्स के केस स्टडीज के साथ, जॉन डन और विलियम वर्ड्सवर्थ। और फाइनली हम देखेंगे कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, हु इज क्लिंथ ब्रुक्स। चलिए जानते हैं कि आखिर ये थे कौन और इन्हें द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म क्यों कहा जाता है। तो देखिए, क्लिंथ ब्रुक्स 20th सेंचुरी के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी क्रिटिक थे, और वो एक ऐसे मूवमेंट के लीडर थे जिसका नाम था न्यू क्रिटिसिज्म। अब ये न्यू क्रिटिसिज्म है क्या? इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें सिर्फ उस चीज पर फोकस करना चाहिए जो पेज पर लिखी है, यानी कि पोएम पर। हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पोएट की लाइफ कैसी थी या उस टाइम का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। न्यू क्रिटिक्स के लिए पोएम अपने आप में एक कंप्लीट वर्ल्ड है। ब्रुक्स की जो सबसे फेमस किताब है द वेल रॉट अर्न, वो इसी आइडिया को आगे बढ़ाती है। इसमें वो एक पोएम को एक परफेक्ट खूबसूरती से बनाए गए वास यानी कि एक अर्न से कंपेयर करते हैं। उनका कहना है कि एक पोएम भी उसी अर्न की तरह एक सेल्फ कंटेन्ड परफेक्ट ऑब्जेक्ट है, जहां हर हिस्सा जरूरी है और सब मिलकर एक आर्ट पीस बनाते हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, पोएट्रीज सीक्रेट लैंग्वेज। और यहीं पर ब्रुक्स का कोर आर्ग्यूमेंट सामने आता है। उन्होंने कहा कि पोएट्री की अपनी एक खास भाषा होती है जो साइंस की लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है। अब देखिए, इस स्लाइड पर इन दोनों में फर्क साफ दिखता है। साइंटिफिक लैंग्वेज का मकसद क्या है? प्रिसिजन, यानी हर शब्द का एक और सिर्फ एक फिक्स्ड मीनिंग हो। लेकिन पोएटिक लैंग्वेज, वो तो कॉम्प्लेक्सिटी चाहती है। ब्रुक्स कहते हैं कि पोएट्री शब्दों को वॉर्प करती है, डिस्टॉर्ट करती है, उनके अलग अलग मीनिंग्स के बीच एक टेंशन क्रिएट करती है, और इसी टेंशन से वो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस और आइडियाज एक्सप्रेस होते हैं जो सीधे सीधे बयान नहीं किए जा सकते। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है, ब्रुक्स के लिए पैराडॉक्स सिर्फ कोई डेकोरेशन का सामान नहीं है, ये फंक्शनल है। ये सिर्फ पोएम को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये वो स्ट्रक्चर है, वो नींव है जिस पर पूरी पोएम खड़ी होती है। तो अब इस थियरी को प्रूव करने के लिए ब्रुक्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल उठाते हैं, जॉन डन की एक फेमस पोएम द कैनोनाइजेशन। और डन, जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज के माहिर थे। इस पोएम में सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक तरफ है प्रोफेन यानी कि वर्ल्डली फिजिकल लव, और दूसरी तरफ है सेक्रेड यानी कि पवित्र, डिवाइन, सेंटहुड। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों ऑपोजिट चीजें एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? और इसका जवाब मिलता है कोर पैराडॉक्स में। पोएम के लवर्स कहते हैं कि जब वो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से पीछे हट जाते हैं तो वो सेंट्स ऑफ लव बन जाते हैं। उनका लव इतना प्योर हो जाता है कि आने वाले समय में दूसरे लवर्स उनकी पूजा करेंगे। देखा आपने, फिजिकल लव ही स्पिरिचुअल बन गया। और इस आइडिया को समझाने के लिए सबसे पावरफुल मेटाफोर है फीनिक्स का। फीनिक्स एक मिथिकल बर्ड है जो अपनी ही राख से दोबारा जिंदा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह ये दो लवर्स एक हो जाते हैं और उनका प्यार मौत से भी परे हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये पैराडॉक्स ही इस पोएम का मीनिंग है। इसे आप पोएम से अलग कर ही नहीं सकते। ओके, तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, जॉन डन जैसे कॉम्प्लेक्स पोएट्स के लिए तो ये थ्योरी काम करती है, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे सिंपल पोएट्स का क्या? वेल, ब्रुक्स प्रूव करते हैं कि उनकी थ्योरी यहां भी बिल्कुल फिट बैठती है। चलिए वर्ड्सवर्थ की पोएम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज को देखते हैं। इसमें पैराडॉक्स क्या है? यहां एक आर्टिफिशियल इंसान का बनाया हुआ शहर यानी लंदन, उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है नेचुरल और डिवाइन इमेजरी से। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि शहर ने सुबह को एक कपड़े की तरह पहन रखा है, जैसे वो कोई स्लीपिंग जायंट हो। और इस पोएम की पूरी पावर इसी टेंशन ऑफ ऑपोजिट से आती है। हवा स्मोकलेस है, इतना बड़ा शहर साइलेंट है, एक आर्टिफिशियल सेटिंग को उसके सबसे नेचुरल स्टेट में दिखाया जा रहा है, और यही कॉन्ट्रडिक्शन इस पोएम को उसका इमोशनल पंच देता है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, द लास्टिंग इम्पैक्ट। ये सब एक स्टूडेंट के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस एक ऐसे ने लिटरेचर पढ़ने और पढ़ाने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया।
इससे पहले फोकस होता था कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ब्रुक्स के बाद फोकस शिफ्ट हो गया इस बात पर कि पोएम की लैंग्वेज काम कैसे करती है। यानी कि अब पोएम को मीनिंग्स का एक ड्रामा समझा जाने लगा। और इससे जुड़ा हुआ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। इसका मतलब ये है कि आप किसी पोएम के कोर मीनिंग को सिंपल प्रोज भाषा में नहीं समझा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आप उसकी पूरी आर्टिस्टिक एसेंस को ख़त्म कर देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ब्यूटीफुल पेंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आप सिर्फ उसमें यूज हुए कलर्स की लिस्ट बना दें, आर्ट गायब हो जाएगी। आप पोएम को पैराफ्रेज नहीं कर सकते, आपको उसे एक्सपीरियंस करना होता है। तो इस पूरी डिस्कशन का टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि ब्रुक्स हमें सिखाते हैं कि पोएम को उसके टेंशन्स, कॉन्ट्रडिक्शंस और आयरनीज के लिए पढ़ो। हमारा काम एज अ रीडर ये देखना है कि कैसे पोएम इन सभी चीज़ों को पैराडॉक्स के जरिए रिजॉल्व करके एक यूनिफाइड मीनिंग क्रिएट करती है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं, क्लिंट ब्रुक्स को पढ़ने के बाद क्या हम कभी भी किसी पोएम को एक सिंपल स्टेटमेंट की तरह पढ़ सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।